पढ़ते पढ़ते यूं ही रुक जाना नहीं और पढ़ते पढ़ते यूं ही थक जाना नहीं। आपने तो सुना ही होगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। यूँ पंखों से कुछ हुआ नहीं करता क्योंकि उनके हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। तो हमने अभी एक बात किया कि पढ़ते पढ़ते आपको रखना नहीं है, ना ही आपको थकना है। ऐसे ही लगातार आपको हमारे साथ पढ़ते रहना है और निरंतर अच्छे से अच्छे करने का आपको खुद से ही प्रयास करना है कि हम कितना बेटर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें ये है कि जितना हो सके उतना आप रिवीजन करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक आपके माइंड में यूँ कैच हो जाएगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से वही मापन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक जो थोड़ा छूट गया था, और आगे बात करेंगे सार्थक अंक पर। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो हम सब लोग मूल मात्रक पढ़े थे, मूल राशियां जिनके मूल मात्रक थे, और काफ़ी कुछ देखा था कि अगल बगल में जो घटनाएं घटती हैं जिनका मापन किया जाता है वो मूल राशियों में आती थी, उनके मूल मात्रक भी होते थे। ऐसे ही आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है कि मूल राशियों के मात्रकों के अतिरिक्त वे सभी मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कहने का मतलब जो मूल राशियां थी उनके मात्रक के अलावा, उनके मात्रक के अतिरिक्त जो सभी मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। या इनको हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर घातें लगाकर व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ से लैंग्वेज देखिए, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, अथवा एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर घातें व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किया। घातें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसका समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल ये क्या हो गई? एक भौतिक राशि हो गई। क्षेत्रफल का क्या होता है? सूत्र पता ही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से। चौड़ाई को भी किससे नापते हैं? मीटर से। देखिए इतना हो गया मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर घातें लगाकर व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए और समझते हैं। आयतन देख लेते हैं। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसको किससे नापते हैं? मीटर स्क्वायर से। चौड़ाई को मीटर स्क्वायर से, ऊंचाई को भी मीटर स्क्वायर से नापते हैं। कितना यहाँ स्क्वायर नहीं, मीटर से। कितना हो गया? ये मीटर क्यूब हो गया। कितना हो गया? मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है? चलिए यहाँ समझते हैं आगे। और भी आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, और देख लीजिए आप चाल देख लीजिए। चाल क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। ये क्या होता है? हमारा चाल होता है। दूरी बटे समय क्या कहलाता है? हमारा चाल कहलाता है। दूरी को क्या कर सकते हैं? मीटर से हम देख सकते हैं, और समय क्या होता है? सेकेंड। क्लियर है? ये क्या हो गई? हमारी चाल हो गई। क्लियर है? और भी देख सकते हैं हम यहाँ से, क्या देख सकते हैं कि बल। क्या देख सकते हैं? बल। चलिए देखते हैं बल क्या होता है। बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये तो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, लेकिन यहाँ पर पहले त्वरण देख लीजिए ताकि वहाँ पर आपको इजी हो जाएगा। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे होता है समय। वेग परिवर्तन अपॉन समय। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, वेग परिवर्तन ही क्या होता है? चाल होती है। वेग परिवर्तन क्या होती है? चाल। तो चाल लिख देंगे यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, और अपॉन कितना दिया है? समय का क्या हो गया? सेकेंड। कहने का मतलब क्या निकलेगा? मीटर, और यहाँ पर निकलेगा सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है?
कोई डाउट? ये सब निकल रहे हैं क्या? एक या एक से अधिक मूल मात्रकों के घाते लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक निकल जाएगा। क्लियर है? बल देख लेते हैं क्या होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को किससे डिनोट कर सकते हैं? किलोग्राम। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है। यहाँ से हम लिख देंगे किलोग्राम लिख देंगे, और यहाँ से जानेंगे त्वरण। त्वरण अभी आप निकाले क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं काफ़ी भौतिक राशियाँ हम निकाल सकते हैं मान किसके सहायता से? व्युत्पन्न मात्रक के सहायता से हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी दिए रहते हैं बुक में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण। जब आपको फार्मूला याद रहेगा, आपको इसके मात्रक याद रहेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जब इसके मान आपको याद रहेंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होते हैं, तो इसके मात्रक आप यूँ चुटकियों में निकालेंगे देखते ही देखते। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, तो दूरी किससे नापते हैं? मीटर। समय किससे नापते हैं? सेकंड से। तो आप इसका मात्रक तुरंत ही निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अब सार्थक अंक की। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते क्या हैं? किसी भौतिक राशि की माप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने वाले अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये सार्थक अंक हैं क्या? ये कह रहा है किसी भौतिक राशि की माप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने वाले अंकों की संख्या को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन पूरे संख्या के मापन को नहीं देखेंगे, हम केवल संख्या देखेंगे कि संख्या क्या दर्शा रहा है। उन हम संख्याओं को देखेंगे, वही क्या कहलाता है? हमारा सार्थक अंक। आप देख सकते हैं किसी भौतिक राशि की माप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने वाले अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये अंकों को प्रदर्शित करेगा, अंकों की संख्या प्रदर्शित करेगी, ना कि उसकी माप। जो माप लिए हैं, हमको माप से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? संख्या से मतलब। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ से 1.41। अगर हम यहाँ से पूछते हैं सार्थक अंक कितना होगा, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? यहाँ से ये हो जाएगा 3। अब बात आती है सार्थक अंक की काउंटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे सार्थक अंक है क्या, कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो ध्यान दीजिए, सार्थक अंक में ये जो पहला नंबर होता है, ये होता अविश्वसनीय होता है। अविश्वसनीय होता है। ये दो नंबर होता है, ये क्या होता है? ये होता है विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय होता है कहने का मतलब इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए बस थोड़ा सा, कैसे जानेंगे ये ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए एक मीटर स्केल है, और यहाँ पर 1 मीटर हो रहा है, यहाँ पर 1 मीटर हो रहा है, शायद यहाँ पर आएगा 1.40, मतलब 1 मीटर 40 सेंटीमीटर आएगा। मान लीजिए कोई वस्तु की नाप कर रहे हैं, और कोई नापा तो 1.40 तो सबको पता है, 1.40 यहाँ आएगा, 1.40 यहाँ आएगा, इतना तो पता ही होगा। परंतु हो सकता नाप करें तो उसकी नाप यहाँ पर आ जाए 1.41 आ जाए, और कोई नाप करे तो 1.42 आ जाए, या हो सके तो यहाँ पीछे ही रह जाए उसकी नाप, हो सके तो इसके पीछे ही नाप रह जाए। कहने का मतलब कोई इसका फिक्स पॉइंट नहीं रहता है। कौन से? जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता, उसको हम अपने अनुसार लेते हैं कि हम इतना लेंगे, क्योंकि कहीं पर आप देखे होंगे लिखा होगा 2.35354321, तो ये अपने अकॉर्डिंग होता है। इसको क्या होते हैं? इसको हम छोड़ देते हैं, जो बचता है केवल उसी को हम लिख लेते हैं। तो ऐसे ये भी है, ये जो दशमलव के सबसे लास्ट अंक होगा ये वाला, वो अविश्वसनीय होगा, उसको हमसे मतलब नहीं है, उसको हम नहीं देखेंगे, उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इस पर हम विश्वास कर नहीं सकते। जो 2 अंक दिखेगा, मतलब 1 अंक छोड़ने जितने अंक दिखेंगे वो विश्वसनीय होगी, क्योंकि हमको पता है 1.40 यहाँ पर आएगा, वो फिक्स है। लेकिन हो सकता माप करें 1.41 आ जाए, फिर दूसरा प्रयोग करें तो 1.42 आ जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं क्या कि सार्थक अंक को कैसे ज्ञात करेंगे, सार्थक अंक का पता कैसे लगाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं पहला 0. मान ली 0. इतना लिखते हैं 0.012। अगर इस दशमलव से पहले अशून्य हो,
अशून्य मतलब कोई भी अंक शून्य ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, शून्य है ना, दशमलव के बाद अगर सब शून्य होंगे तो सार्थक अंक कितने गिने जाएंगे, केवल 2 सार्थक अंक। क्या गिने जाएंगे, सार्थक अंक कितने गिने जाएंगे, 2। ये 0 मतलब 2 ही तो पढ़ते हैं इसको ना, 2 हो गया। और इसी को हम समझ लें इस तरह, अगर ये 12.00 हो तो क्या करेंगे, सार्थक अंक कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद ये 2 अशून्य अंक हैं। अशून्य मतलब कि जो शून्य ना हो, यहाँ 0 नहीं है तो इसको पूरा काउंटिंग करना पड़ेगा। काउंटिंग करें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से 0.1 देखा तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ क्या है 0.2, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पर कौन सा अंक दिख रहा है, दशमलव के पहले कौन दिख रहा है, 2 शून्य दिख रहे हैं। मतलब शून्य दिखेगा तो उसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर शून्य दिखा तो काउंटिंग हम कर लेंगे। और भी हम देख सकते हैं, और तीसरा और देख लीजिए, अगर किसी यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 12 मीटर हो और इसको चेंज कर दें 1200 सेंटीमीटर में, 12 मीटर था 12 सेंटीमीटर कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सार्थक अंक क्या होगा। यहाँ पर कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं, 1 2 दिख रहे हैं। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 सार्थक अंक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दशमलव कहीं पर भी नहीं लगा है। तो हम अगर दशमलव कहीं पर नहीं लगा रहता है तो जो अशून्य अंक होते हैं, मतलब जो शून्य नहीं होते हैं, उनको तो गिन लेते हैं, लेकिन जो शून्य होता है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर शून्य था, इसको छोड़ दिया, ये दोनों शून्य तो नहीं है ना, 1 2 है, हम गिन सकते हैं। तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है, आगे समझते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं ले लीजिए 4 0 0 0 0 1। अगर इन दोनों नंबर के कहीं पर बीच में 0 0 आ रहा है तो इसको भी पूरा काउंटिंग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर है, और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल में 3.0005 देख लीजिए एग्जाम्पल में। तो देखिए दशमलव के बीच में 0 मिलेगा तो काउंटिंग करेंगे, लास्ट में 0 मिलेगा तो काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, दशमलव के पहले 0 मिलेगा तो काउंटिंग नहीं करेंगे, और दशमलव के बाद 0 मिलेगा तो काउंटिंग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। क्या सीखे हम सब लोग, क्या सीखा कि दशमलव के पहले अगर शून्य होगा, दशमलव के पहले अगर शून्य होगा तो सार्थक अंक सिर्फ दशमलव वाला के बाद ही को देखेंगे, उसके पहले वाले को नहीं देखेंगे। फिर क्या जाने कि दशमलव के बाद अगर शून्य अंक होगा तो उसको भी लेंगे, और कहीं पर दशमलव नहीं लगा होगा केवल नंबर को गिनेंगे, काउंटिंग 0 0 होकर नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पहला अंक अशून्य हो, लास्ट में अशून्य हो और इसके बीच में 0 आया हो तो उसको भी हम काउंटिंग करेंगे। ऐसे इसमें भी दशमलव बीच में आया 0, लास्ट में नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो इसको भी काउंटिंग हम कर लेंगे। अब आगे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 × 10⁵ हो, 10⁵ हो, तो यहाँ पर 10⁵ को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये 0 0 बन जाएगा। और अभी हमने समझाया कि आपको ये वाला कि 0 0 वाले को नहीं देखेंगे, केवल कितना आएगा सार्थक अंक, 1 सार्थक अंक आएगा। कितना आएगा, 1 सार्थक अंक आएगा। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं गुणन में, और अगर किसी नंबर को, किसी 2 सार्थक अंक को जोड़ेंगे, किसी 2 सार्थक अंक को जोड़ें और गुणा करें या घटाएं तो हम सार्थक अंक कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 सार्थक अंक कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं 1.41 और यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं इतना, इसको जोड़ना है आपको, प्लस करना है। क्या करना है, इसको आपको प्लस करना है। जोड़िए, 1 आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा, 1 1 2 3 आएगा। ठीक है, जब 2 सार्थक अंक को हम जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, कितना सार्थक अंक प्राप्त होगा, हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ से 1 आ गया, 7 4 11 आया, 1 1 2 3 आया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सार्थक अंक सबसे न्यूनतम है। तो आप देख लीजिए, दशमलव के बाद है तो 1 2 न्यूनतम है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 है, तो न्यूनतम कौन सा दिख रहा है, न्यूनतम सबसे कम ये वाला दिख रहा है। तो इसको भी हम 2 ही बनाएंगे, इसको भी, इस सार्थक अंक कितना दिख रहा है, 1 2 3 सार्थक अंक दिख रहा है। तो इसको भी कोशिश करेंगे हम कि इसका भी सार्थक अंक हम 2 ही करें। इसको क्या लिख देंगे,
3.1 लिख देंगे। ये किसके बराबर, ये लगभग में आ जाएगा 3.1 के। समझ में आया। जैसे अगर हम कहें आपसे 5.73 और यहाँ से जोड़ने के लिए 1.2 जोड़िए, 3 7 2 9 5 1 6। अब कहीं इसमें सार्थक अंक कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कम किसमें दिख रहा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो कोशिश करो नीचे वालों के भी 2 सार्थक अंक बनाए, तो इसको लिख देंगे क्या, 6.9 लिख देंगे। समझ में आया। ऐसे ही हम माइनस वाले में भी कर लेंगे, इसमें घटाने वाले में भी ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं गुणन में। किसकी बात करते हैं, गुणन में क्या होगा, गुणन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए गुणा कीजिए 2.5 गुणे 1.50, इसको हम गुणा कर रहे हैं, तो दशमलव भूल जाइए, गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 3750। कितना आ जाएगा, 3750 आएगा ना। तो हम सीखे क्या, जोड़ और घटाने वाला हम कैसे करते हैं सार्थक अंक। अब देखते हैं हम क्या जानते हैं कि गुणन वाला सीखते हैं। गुणन वाला क्या होगा, ये दोनों गुणा था, दशमलव भूल जाते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर 2 अंक पे, यहाँ पर 1 अंक पे, 2 1 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे यहाँ लगा दिया ना। फिर से वही आपको काम करना पड़ेगा। वही काम कौन सा, को किस सार्थक अंक कौन सा अधिकतम रहेगा, कौन सा न्यूनतम। जो न्यूनतम रहेगा उसको भी न्यूनतम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए किस पे लगा हुआ, 3 पे। तो क्या करेंगे, इसको 3 है, ये किस पर है, 1 पर है कि नहीं। मतलब अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे, कितनी काउंटिंग करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 पे करेंगे काउंटिंग, यहाँ पर भी कोशिश करेंगे न्यूनतम हमारा आए। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 ये 7 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्लियर है, कितना बन जाएगा, 3.8 बन जाएगा। और हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आप लोग क्लास 10 में पढ़ते थे तो मैथ लगाते थे, तो कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर आपका आता था कि 5 मान लीजिए ऐसा एग्जांपल आता था कि 5.897। तो हम सब क्या करते थे, इसको लिख देते थे 5.8 और इसको लिख देते थे कितना, मान लीजिए अभी तो ज़्यादा बन गया, यहाँ से कम कर दीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ कर दिए 5.27। तो इसको क्या लिख देते थे, हम सब लिख देते थे 5.8 लिख देते थे। ओ सॉरी, 8 नहीं 3 लिख देते थे। कितने लिख देते, 3 लिख देते थे। ऐसा मैथ में करते थे हम सब लोग ना। तो कहते थे कि सर ये आंसर गलत आया, इनका कुछ दूसरा आया, इनका कुछ दूसरा आया है, और रियली में सबका सही होता था। क्यों, क्योंकि तब हम सब सार्थक अंक के बारे में जाने नहीं थे, सार्थक अंक होता क्या है। तब हम सार्थक अंक नहीं जानते थे, सिर्फ यही जानते थे कि दशमलव के 2 अंक पे जो दूसरा अंक होगा दशमलव के बाद, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक क्या होगा, जुड़ जाएगा। यही तो करते थे। और क्या सीखे थे, और ये सीखे थे कि दशमलव के बाद केवल कितने अंक तक लिख सकते हैं, 2 अंक तक लिख सकते हैं। यही सीखे थे ना कि दशमलव के बाद 2 अंक तक हम लिख सकते हैं। तो क्या करते थे, हम केवल 4.2 लिखते थे। किसके नियम से, जोड़ के नियम से लिख देते थे। तब हमको ये नॉलेज नहीं था, तब हमको ये ज्ञान नहीं था। लेकिन जब हम कक्षा 11 में पहुँचे तो इसका हमने समझा ये चीज़ होता क्या, सार्थक अंक समझे क्या। ठीक है। और यहाँ पर जाने हम क्या कि 6.289, यहाँ पर देखिए दशमलव के तीसरे अंक पर क्या है, 9 है। तो 5 या 5 से बड़ा है, इसको क्या लिख देंगे, 6.2, इसको लिख देंगे 9। हम इतना कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सार्थक अंक। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सार्थक अंक समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए जो घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं उस समय, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।